Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavored to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. In the series of Indian economy, today we will study money and banking. ये चैप्टर नंबर 3 है. मनी एंड बैंकिंग का ये फर्स्ट पार्ट इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जब मनी और बैंकिंग की बात आएगी तो सबसे पहले आएगा आरबीआई. तो आरबीआई क्या है? एक सुप्रीम मॉनेटरी और बैंकिंग अथॉरिटी है कंट्री के अंदर, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना पूरी कंट्री के अंदर. ये सभी बैंकों का, सभी शेड्यूल बैंक का रिजर्व रखता है और इसीलिए इसका नाम है रिजर्व बैंक. कब एस्टैब्लिश हुआ था ये? 1 अप्रैल 1935. जब एस्टैब्लिश हुआ था तब इसके पास कैपिटल था 5 करोड़ का. हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर इसको एस्टैब्लिश किया गया अंडर दी आरबीआई एक्ट 1934. ओके, इसको नेशनलाइज किया गया आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 के अंदर, और बीआईएस यानी कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर इसको मेंबरशिप मिली इन द ईयर ऑफ 1996. आरबीआई मैनेज कौन करता है? तो 21 लोगों का ग्रुप मैनेज करता है, जिसमें एक गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 2 ऑफिसर्स जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपॉइंट करता है, 10 डायरेक्टर्स जो सरकार नॉमिनेट करके देती है लोकल बोर्ड में से. इन सबको मिलाकर, दूसरे मेंबर्स को मिलाकर टोटल 21 मेंबर जो है वो आरबीआई को मैनेज करती है टॉप लेवल पे. फर्स्ट गवर्नर की बात करते हैं आरबीआई की, तो वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ. और अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करते हैं तो सीडी देशमुख साहब थे. आरबीआई के 24th गवर्नर थे उर्जित पटेल. उसके पहले 23rd थे रघुराम जी राजन, और अभी हाल ही में 25th गवर्नर है शक्तिकांत दास. जो अकाउंटिंग ईयर है आरबीआई का वो है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक. इसको एग्रीकल्चर ईयर भी बोला जाता है इंडिया के अंदर. हर साल आरबीआई एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है जिसका नाम होता है एनुअल रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस. अब इंडियन मनी मार्केट आप देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक देख लो. कल हमने फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंदर डिविजिबल हुआ था. तो मनी मार्केट को हम एज अ बैंकिंग मार्केट यहाँ पर समझते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक देखते हैं. 3 क्लासिफिकेशन है प्राइमरी लेवल पर: ऑर्गेनाइज्ड, सब मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज्ड के अंदर आएगा आरबीआई. क्लियर? आरबीआई और दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस और डीएफआईज. आरबीआई के अंडर में कौन सा है? कमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, रीफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक्स, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसीज है. ये सारे आरबीआई के अंडर में आते हैं. और जो दूसरे हैं वो डीएफआईज यानी कि सिडबी, आईएफसीआई वगैरह इसके एग्जाम्पल है, यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. और दूसरा आता है आपका तीसरा नंबर पे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस यानी कि एलआईसी, जीआईसी, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है वो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर बनते हैं. अब कमर्शियल बैंक के अंदर भी 2 प्रकार के आएंगे: पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगेन डिवाइड होगी एसबीआई और उसका ग्रुप, यानी कि अब तो टोटल एक ही बैंक बन गया एसबीआई ग्रुप का. फिर अदर नेशनलाइज्ड बैंक, आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स जो 1975 से शुरू हुआ था. अदर पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि आईडीबीआई जैसी बैंक्स, और फीमेल बैंक्स यानी कि बंधन बैंक वगैरह. प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगेन 2 भाग में डिवीजन होगा: इंडियन बैंक्स और फॉरेन बैंक्स. इंडियन बैंक में कौन कौन सी है? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, फेडरल, यस बैंक एटसेट्रा. और फॉरेन बैंक्स हमारे कौन सी है? एचएसबीसी, एस एंड सी, आरबीएस एटसेट्रा. सब मार्केट की बात करते हैं तो आएगा कॉल मनी मार्केट और बिल मार्केट. बिल मार्केट के अंदर अगेन क्लासिफिकेशन हो रहा है कमर्शियल बिल्स एंड ट्रेजरी बिल्स. और अनऑर्गेनाइज्ड बैंक्स या मार्केट यानी कि मनी मार्केट यानी कि जो ज़्यादा ब्याज दर पर आपको कोई भी पर्सन लोन देता है, या श्रॉफ हुए जहाँ पे आप पैसा उठा सकते हैं, ठीक है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं होता या कोई ऑर्गेनाइज्ड वे से जुड़ा हुआ कहीं पर नहीं होता. आप प्राइवेट लेंडर्स की यहाँ पर बात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. वो सारा अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर आएगा. इन सब की डिटेलिंग हम लोग अभी एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स और उसके फंक्शंस की. सबसे पहला फंक्शन है उसका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. तो आपका फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, करंट अकाउंट, ये सारा काम का जो कमर्शियल बैंक आपको करके देता है. दूसरा काम है इसका लोन प्रोवाइड करना. कैश क्रेडिट लोन हुआ, कॉल लोन्स हुआ, ओवरड्राफ्ट हुआ, बिल डिस्काउंटिंग हुआ.
तो कैश क्रेडिट क्या होता है? सीसी लोन जिसको बोलते हैं, ये एक शॉर्ट टर्म कैश लोन है जो कंपनी को दिया जाता है। फिर आता है कॉल लोन। कॉल लोन यानी कि जो लोन दे रहा है वो कभी भी बोल सकता है कि आप इस समय पर अभी आपका जो पूरा लोन है वो पेड अप कर दो। इसको कॉलेबल भी बोला जाता है, सिमिलर सेंस में कॉलेबल बॉन्ड भी बोला जाता है। फिर आता है ओवरड्राफ्ट। तो जो भी आपको क्रेडिट मिला है, लोन मिला है, अगर उसके बियॉन्ड अगर आपको कुछ पैसा चाहिए तो उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट, यानी कि एक्सटेंशन करना। और लास्ट में है बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग यानी कि आपको डिस्काउंटेड रेट पर बिल मिलता है, ठीक है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए। सपोज 100 रुपये की वैल्यू का है, 80 में खरीद रहे हैं, फिर मैच्योरिटी में आप 100 रुपये गेन कर रहे हैं। क्लियर? तीसरा फंक्शन है एजेंसी के टाइप का, यानी कि बैंक्स आपके रिसिप्ट्स कलेक्ट करती है, पेमेंट के लिए हेल्प करती है, सिक्योरिटीज़ को खरीदना हो या बेचना हो, या ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर के तौर पे भी काम करती है। और अंत में है जनरल यूटिलिटी फंक्शन, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करके देना, ट्रैवलर चेक्स इश्यू करके देना, शेयर्स या डिपेंचर्स अंडरराइट करना, कस्टडी आपको लॉकर प्रोवाइड करता है, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, आपका सिबिल रिकॉर्ड वगैरह। क्लियर? अब यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? तो ये एक प्रकार का लेटर है जहाँ पर बैंक गारंटी देता है कि ये जो बायर्स का पेमेंट है, ठीक है, यानी कि सपोज मेरा अकाउंट किसी एक्स बैंक में है, मुझे कोई फॉरेन पेमेंट करना है या कहीं पे पेमेंट करना है, ठीक है, वहाँ की करेंसी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मेरी ओर से मेरा बैंक जो है वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करके देगा कि आप इस मेरे कस्टमर को सामान दे दीजिए, ये आपको पैसा दे देगा, ठीक है। तो बायर्स का पेमेंट ये करके देता है लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में। फिर बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की। तो कोऑपरेटिव बैंक काफ़ी यूज़फुल है रूरल पीपल या सबर्बन एरियाज़ के लिए। कोऑपरेटिव बैंक अगेन 3 भाग में डिवाइड होती है: स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म लोन्स एक्सटेंड करती है फार्मर्स के लिए। शॉर्ट टर्म यानी कि 15 महीने तक, मीडियम यानी कि 15 महीने से 5 साल तक का लोन। अगर लॉन्ग टर्म लोन आएगा जहाँ पे भी बात करते हैं तो 5 साल से ज़्यादा की लोन होगी, उसको लॉन्ग टर्म लोन कहा जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए, कोऑपरेटिव कालूपुर कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये गुजरात की जीएससी बैंक्स, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स है कोऑपरेटिव बैंक्स के। उसके बाद आता है डेवलपमेंट बैंक्स एंड इट्स फंक्शंस। तो डेवलपमेंट बैंक को डिफाइन करेंगे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर जो हर प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा बिजनेस यूनिट को, चाहे वो लोन के फॉर्म में हो, अंडरराइटिंग के फॉर्म में हो, इन्वेस्टमेंट के तौर पर हो, या गारंटीड ऑपरेशन या प्रमोशनल एक्टिविटी के तौर पर हो। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जनरल, या तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी ये पर्टिकुलरली मदद करती है डेवलपमेंट बैंक्स। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI जो है वो पहली डेवलपमेंट बैंक थी जो एस्टैब्लिश हुई थी 1948 के अंदर। सब्सिक्वेंटली उसके बाद कई सारे इंस्टीट्यूशंस आए जैसे कि IDBI, IFCI, SIDBI एट्सेट्रा। तो ओवरऑल इनका मेन फंक्शन या तो क्या बेनिफिट मिला, तो इस बैंक की वजह से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बढ़ा, लॉन्ग टर्म असिस्टेंस इन कंपनियों को या बिजनेस को मिला, बैलेंस डेवलपमेंट होगा हर एक एरिया का, प्रमोशनल सर्विसेज प्रोवाइड की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड में मदद की, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट हुआ, और सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी ओवरऑल फुलफिल हुआ। बिकॉज कंपनी खोलेगी तो जॉब भी मिलेगी, जॉब मिलेगी तो हर किसी की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाएगी। क्लियर? यहाँ हम डेवलपमेंट बैंक्स को और सिंप्लीफाइड करते हैं, उसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। क्लियर? फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सेकंड है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, और तीसरा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल के अंदर पहला आएगा ऑल इंडिया और दूसरा स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल्स पर और ऑल इंडिया लेवल पर हम लोग देख लेते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट बैंक्स अवेलेबल है और शॉर्ट स्केल इंडस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है। लार्ज स्केल के अंदर कौन कौन सी है? IFCI, IDBI, IRBI, फॉर्मली IRCI उसका नाम था, ठीक है, ICICI का नाम था पहले IRCI। और शॉर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए NSIC है। स्टेट लेवल पर सिमिलर तरह की बैंक है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक्स, SIDCs, SIICs। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स की बात करते हैं तो ऑल इंडिया लेवल पर हमारे पास है नाबार्ड, स्टेट लेवल पर स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स SLDBs,
और लोकल लेवल पर पब्लिक एलडीबीज या तो उसकी ब्रांचेस एसएलडीबीज की। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक्स की बात करते हैं, ऑल इंडिया लेवल की होगी, एक्सिम बैंक उसका नाम है। क्लियर। फिर आती है रीजनल रूरल बैंक्स और उसके फंक्शंस। जो मेन पर्पस था आरआरबीज का ये था कि उनको मोबिलाइज करना था फाइनेंशियल रिसोर्सेज रूरल या सेमी अर्बन एरिया से, और लोन प्रोवाइड करना, एडवांसेस प्रोवाइड करना स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबर्स को, रूरल आर्टिशंस को, यानी कि जो बास्केट वगैरह बनाते हैं या तो छोटे मोटे जो रूरल में बैठे बैठे काम करते हैं उनके लिए। इनको ओन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक। जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है आरआरबीज का वो लिमिटेड था, उस एरिया तक ही जो एरिया सरकार नोटिफाइड करके देता था, यानी कि 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता था किसी भी स्टेट के अंदर। ये किसके द्वारा सेटअप किया गया? तो नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप 1976 के रिकमेंडेशन पर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। 1975 के अंदर सबसे पहले खोली गई थी ये सारी स्टेट्स के अंदर कंट्री में, सिक्किम और गोवा को छोड़कर। कैपिटल इनका डिवाइड हुआ था, 50% का कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 15% का शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और 35% का कोई भी स्पॉन्सर बैंक, यानी कि नेशनलाइज बैंक बनेगा, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक एटसेट्रा। लेकिन आरआरबी ज़्यादा चला नहीं। क्यों? बिकॉज यहाँ पर स्टेट की ओनरशिप भी थी, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग होने की वजह से इनके क्लैशेस हुआ करते थे और ये बैंक ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पाए। अगला है लोकल एरिया बैंक और उसके फंक्शन। तो ये आइडिया आया था 1996 के अंदर, और ये टिपिकली 2 से 3 कंटीजियस डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। कोई भी एलएबी को शेड्यूल बैंक का स्टेटस नहीं मिला। ये स्मॉल बैंक है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। आरबीआई ने एलएबीज को एस्टेब्लिश करने की बात की थी अगस्त 24, 1996 के अंदर, और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट था 5 करोड़ का, और आरबीआई से अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस समय सिर्फ 10 लोकल एरिया बैंक्स को अप्रूवल मिली थी, यानी कि अप्रूवल लेने के लिए आए थे, और उसमें से सिर्फ 4 को ग्रांट मिली 2015 के रिकॉर्ड के हिसाब से। वो कौन सी 4 बैंक है लोकल एरिया बैंक्स? तो पहली है कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, फिर कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कृष्ण भीम समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, और सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कोल्हापुर। तो इन सबको आप नोट कर सकते हैं, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद फर्दर साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक एस्टेब्लिश हुई 2000 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर था नवसारी गुजरात के अंदर। इन लोगों को भी, लोकल एरिया बैंक्स को भी CRR SLR वगैरह मेंटेन करना पड़ता है। क्या होता है CRR SLR, हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अगला है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड इट्स फंक्शन। तो ये लैंड मॉर्गेज बैंक भी इसको बोला जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लैंड, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के जैसे कार्य को प्रमोट करना, डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ये मेनली इंडल्ज होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस को, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। ये रजिस्टर होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। पहली खुली थी पंजाब में 1920 के अंदर। लॉन्ग टर्म लोन देते हैं फार्मर्स को, यानी कि 5 साल से ज़्यादा का लोन प्रोवाइड करती है। ये फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर में आती है, ठीक है। इसका 2 टियर इंस्टीट्यूशंस है। पहला तो है सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक, स्टेट लेवल पर आएगा, सेंट्रल बैंक आएगा लैंड डेवलपमेंट स्टेट लेवल पर, और दूसरा प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक आएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट या तो तालुका लेवल पर। तो 2 टियर ये पूरा सिस्टम है। उसके बाद आती है NBFC, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये एस्टैब्लिश होती है अंडर कंपनी एक्ट, और रेगुलेट किया जाता है RBI के द्वारा। ये कोई डिमांड डिपॉजिट वगैरह, सेविंग अकाउंट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करता, ना ही ये कोई ड्राफ्ट इश्यू करके देता है। लेकिन ये सेल एंड परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वॉल्व रहता है, जैसे बाकी बैंक्स करती है। इसका एग्जांपल है मुथूट फाइनेंस, टाटा कैपिटल, रिलायंस कैपिटल, मन्नापुरम एटसेट्रा। इनको शेडो बैंकिंग भी बोला जाता है, बिकॉज ये लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। इनके खुद का एक अलग अकाउंट होता है दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक। इन शॉर्ट, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, कोई भी फॉर्म ऑफ पेमेंट या सेटलमेंट सिस्टम ये प्रोवाइड नहीं करते, ना ही कोई चेक ड्रॉन वगैरह यहाँ से हो सकता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी का ऑपरेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज आपका कोई डिपॉजिट इनके पास नहीं है, ये बैंक के पास अवेलेबल रहता है। इसमें क्या होता है, सपोज अगर बैंक दिवाला हो जाती है तो इस गारंटी एक्ट के तहत आपको मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 1 लाख रुपए मिलता है, भले ही
सपोज बैंक बंद हो रही है, बैंक सबको पैसा देकर अपना जो कामकाज है बंद कर रही है, तो बैंक के पास जितना पैसा होगा उसमें अपने हर कस्टमर्स को ये पैसा प्रोवाइड करेगा। सपोज किसी का 50,000 बैंक में, तो 50,000 दे दिया, तो मैक्सिमम 1 लाख तक वो प्रोवाइड करके चला जाएगा। 1 लाख से किसी का ज़्यादा डिपॉजिट है फिर भी उसको 1 लाख ही मिलेगा, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख का मिलता है। इनको CRR SLR मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये लोग पैसा आपके यहाँ जमा नहीं करती। फिर रीफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है कंट्री के अंदर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए स्पेशली बनी गई है। शिवरमन कमेटी ने इसको बोला था, रिकमेंड किया था एस्टेब्लिश करने को, और फाइनली एस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 के अंदर। नाबार्ड का जो मेजोरिटी स्टेक है वो रिजर्व बैंक हेल्ड करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में। नाबार्ड एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है जो क्रेडिट फ्लो करता है फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर रूरल क्राफ्ट्स के लिए। दूसरी बैंक है नेशनल हाउसिंग बैंक, एस्टेब्लिश हुई थी 1988 अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। ये होली ओन्ड सब्सिडरी है RBI की, और ये एपेक्स लेवल की इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए कंट्री में। दूसरे फैक्ट्स अपन देख लेते हैं बैंकिंग से जुड़े हुए। एक्जिम की बात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एस्टेब्लिश हुई थी 1982 के अंदर। ये होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। इसका एम है फाइनेंस करना, फैसिलिटेट और प्रमोट करना फॉरेन ट्रेड इंडिया से। बैंकिंग फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं, जो आपको बैंकिंग एग्जाम में या तो दूसरे छोटी मोटी एग्जाम में हेल्प कर सकती है। UTI बैंक 1990s के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी, पहली बैंक थी जिसको लाइसेंस मिला था प्राइवेट बैंकिंग कैटेगरी के अंदर इंडिया में। बाद में इसका नाम पड़ा एक्सिस बैंक। अगर आप एक्सिस बैंक का IFCI कोड देखोगे तो वो UTI से शुरू होगा। फिर आता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये UK बेस्ड बैंक है जिसकी मैक्सिमम ब्रांचेस है इंडिया के अंदर फॉरेन बैंक्स की कैटेगरी के अंदर। ICICI बैंक प्राइवेट इंडियन बैंक की कैटेगरी के अंदर, सबसे ज़्यादा ब्रांच है इसकी इंडिया के अंदर। नेशनलाइज बैंक की बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बात करते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पहली एक ऐसी पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसकी मैक्सिमम ब्रांच है आउट ऑफ इंडिया। और पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं किसकी सबसे ज़्यादा ब्रांच है, तो SBI की सबसे ज़्यादा ब्रांच है। और हम कैपिटल की बात करें कि सबसे ज़्यादा कैपिटल किसके पास है पूरे इंडिया में, तो HDFC बैंक के पास सबसे ज़्यादा कैपिटल अवेलेबल है। तो सबसे बड़ी बैंक कैपिटल के मामले में HDFC है, और ICICI उसके बाद आती है, ICICI SBI वगैरह। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो ये लोन प्रोवाइड करती है सरकार को। ये बड़े इन्वेस्टर है इकोनॉमी के अंदर। IRDA जो है इसको रेगुलेट करती है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी सारी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में आएगी। आप इन्वेस्ट करते हैं LIC पॉलिसी में, NIC पॉलिसी, कार इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एटसेट्रा। फिर आता है DFIs डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट, SIDBI IFCA उसके एग्जाम्पल है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब बारी आती है कॉल मनी मार्केट। अब तक जो हमने देखा वो टेबल का ऑर्गेनाइज्ड वाला जो पूरा कैटेगरी था टेबल के अंदर, उसका हमने डिटेल समझ लिया। ऑर्गेनाइज कैटेगरी की हमने पूरी बात खत्म कर ली, एक ओवरव्यू हमने जान लिया। अब हम देखेंगे सब मार्केट, जहां पर कॉल मनी मार्केट और बिल मार्केट की बात आएगी। कॉल मनी मार्केट एक एसेंशियल पार्ट है इंडियन मनी मार्केट का, जहां पर डे टू डे जो सरप्लस है वो ट्रेड किया जाता है। सपोज कई सारी बैंक्स है वो हर रोज अपना हिसाब करती है कि कितना कमाया कितना लॉस में है। तो अगर एक्स बैंक के पास सरप्लस पड़ा है, ठीक है, और वाई बैंक को डेफिसिट में है, तो उनको अपना डेली सेटलमेंट करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो वो सरप्लस बैंक वाले के पास जाएगा और अपना जो शीट है डेली शीट्स उसको बैलेंस करेगा। तो जहाँ पर ये लोग जाकर अपना पैसा लेंगे या जो अपना पैसा देगा उसको बोला जाता है कॉल मनी मार्केट। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट के लिए जाना जाता है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट का, कि ये लिक्विड है, ठीक है, और ये वापस लिक्विड में मनी के अंदर इजीली टर्न हो सकता है लो कॉस्ट के अंदर, ठीक है, लो ब्याज दर में आपको मिल जाता है। शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड यहाँ पर होता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो कॉल मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर ओवर द नाइट एक दिन का आपको लोन मिल जाता है, जो बैंक के द्वारा अवेल किया जाता है अपनी लिक्विडिटी डिमांड को फुलफिल करने के लिए।
बैंक जिसने अवेल किया इस लिक्विडिटी को वो अप्रोच करता है मनी मार्केट के अंदर एज अ बोरोवर, और जो लिक्विडिटी जिसके पास एक्सेस है तो पार्टिसिपेट करता है एज अ लेंडर। वो मार्केट में जाता है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो लेंडर बनेगा, कम है वो बोरोवर बनेगा। शॉर्ट टर्म यानी कि आपको 1 दिन से 14 दिन के लिए पैसा मिलता है। ये सारे मार्केट कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। यहाँ पे पर्सन नहीं जाते, बैंक के हेड यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक एक ब्रांच की बात नहीं करता। सपोज एसबीआई की ब्रांच ऑल ओवर इंडिया की कैलकुलेशन होती है कि एसबीआई का आज कितना बिजनेस हुआ। यहाँ पर एलआईसी, जीआईसी भी लोन दे सकती है इन बैंकों को, लेकिन लोन नहीं ले सकती। तो ये होता है कॉल मनी मार्केट। क्लियर? जो बिल है वो हम लोग कैपिटल मार्केट का जब चैप्टर करेंगे तब समझा दूंगा, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स वगैरह क्या होता है, जो कि सब मार्केट का ही एक दूसरा क्लासिफिकेशन है कॉल मनी मार्केट के अलावा। अब बारी आती है आपके डेवलपिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। किस तरह से बैंकिंग सिस्टम इंडिया के अंदर डेवलप हुआ, एक क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। जो पहला बैंक इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और जो पहला बैंक इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था वो था ओथ कमर्शियल बैंक। बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक था जो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश हुआ यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम के आधार पर। 1770 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन बाद में वो फेल हो गया। उसके बाद 1806 के अंदर बैंक ऑफ बंगाल, 1840 के अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 के अंदर बैंक ऑफ मद्रास एस्टेब्लिश हुए थे, और इनको प्रेसिडेंसी बैंक बोला गया था। 1921 के अंदर इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया और नाम पड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 के अंदर इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया आज़ादी के बाद, और इसका नाम पड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हाल में सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है कंट्री का। इसलिए एसबीआई बोलती है कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो 100 साल से भी ज़्यादा है। ओथ बैंक की बात करते हैं, 1881 में आया था, ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान बैंक के बाद ओथ कमर्शियल बैंक। और ये पहला बैंक था जो इंडियंस के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इसके अंदर भी पैसा जो था वो फॉरेन कैपिटल था। देयरफॉर जो पहला फुल्ली इंडियन बैंक था इंडियन करेंसी के साथ वो था पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में एस्टेब्लिश हुआ था। 1969 आज़ादी के बाद 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, और अगेन 1980 के अंदर 6 और बैंक को नेशनलाइज किया था। लेकिन मर्जर के बाद न्यू बैंक ऑफ इंडिया का जब मर्जर हुआ पीएनबी के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक 19 हुए थे, देन 21 हुए, और अब वापस 19 हो गए। और अभी काफ़ी सारे मर्जर हुए, 2-3 बैंक्स का हुआ था, कैनरा बैंक वगैरह, तो नेशनलाइज बैंक का जो आंकड़ा है वो इससे भी कम हो जाता है। ये जो लिंक है वहाँ पर जाके आप टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक्स देख सकते हैं। अब फंक्शंस देखते हैं आरबीआई का क्या फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है कि ये बैंकर्स का भी बैंक है और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, यानी कि कहीं पे भी अगर कोई बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो आरबीआई के पास आएगा कि हमको पैसे की ज़रूरत है, हमको दीजिए। ये गवर्नमेंट का बैंकिंग एजेंट है और एडवाइज़र है, फॉरेन करेंसी का मैनेजर है, एक्सचेंज रेट सिस्टम को रेगुलेट करता है, जो भी इंडियन रुपी टू डॉलर या यूरोप वगैरह होता है तो उसको मैनेज करता है। जो इंडिया की मॉनेटरी सिस्टम है, बैंकिंग है, उसको रेगुलेट करता है। सरकार का डेट मैनेजर भी है, मॉनेटरी डेटा को पब्लिश करता है हर साल की कितना अपना आंकड़ा है पैसों को लेकर। मनी सप्लाई को मेजर करता है कि कितना मार्केट में पैसा होना चाहिए, कितना उठाना है, कितना देना है। क्रेडिट कंट्रोल या मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है आरबीआई, और करेंसी नोट भी इश्यू करता है। तो ये मेजर फंक्शंस है आरबीआई के। इसमें से कुछ फंक्शंस हम लोग डिटेल में समझेंगे। पहला है बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आरबीआई होल्ड करता है और हैंडल करता है सारी प्रकार के लोन और डेप्ट गवर्नमेंट के। इशूइंग करेंसी नोट, यानी कि आरबीआई जो है वो इस फंक्शन को शुरू किया था 1938 में। ये सारी करेंसी नोट्स को इश्यू करता है 2 रुपये से लेकर हायर वैल्यू जो भी अवेलेबल है 2000 नोट तक सभी। जबकि 1 रुपये का नोट और जितने भी कॉइन्स है वो भारत सरकार के नाम से इश्यू होता है, ठीक है, आरबीआई के डायरेक्शन के अंदर, और इनके ऊपर साइन होती है फाइनेंशियल सेक्रेटरी की। 1957 से जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम था या तो फॉरेन रिजर्व सिस्टम था, उसको अडॉप्ट किया गया करेंसी नोट इश्यू करने के लिए कि इतना फॉरेन रिजर्व ही अपने पास होना चाहिए तो ही हम लोग करेंसी इश्यू करेंगे। इस सिस्टम के अंदर मिनिमम 200 करोड़ रुपए हमको मेंटेन करने पड़ते हैं 2 भाग में। 115 आपको गोल्ड या गोल्ड कॉइन के फॉर्म में, और बाकी को 85 करोड़ जो है वो फॉरेन करेंसी या सिक्योरिटी के फॉर्म के अंदर।
अब मेजरमेंट ऑफ मनी ये दूसरा फंक्शन है, एक और प्रकार का फंक्शन है आरबीआई का। तो किस तरह से मेजर करेंगे मनी सप्लाई को? सबसे पहले आता है M0। ये सबसे लिक्विड फॉर्म है जिसमें कैश असेट्स वगैरह आ जाती है जो इजीली कन्वर्टेबल होती है करेंसी में। जो भी आपके पास असेट है उसको बेच बेचा के आप पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होता है M0। फिर आता है M1। M1 यानी कि जो पब्लिक के हाथ में करेंसी है, उसके अलावा जो डिमांड डिपॉजिट है बैंक के अंदर, आपका जो सेविंग अकाउंट है वो, और दूसरे डिपॉजिट जो आरबीआई के पास पड़े रहते हैं, उन सबको मिला के बनता है M1 मनी। फिर M2 मनी। M2 मनी में M1 मनी आ जाएगा प्लस जो सेविंग डिपॉजिट आपकी है पोस्ट ऑफिस के अंदर वो। फिर आता है आपका M3। M3 यानी कि M1 प्लस जो टाइम डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट है बैंकिंग के पास वो। फिर आता है M4। M4 यानी कि M3 और उसके बाद जितने भी डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के अंदर वो सारी की सारी, यानी कि M4 में सब कुछ मिलाकर आ जाता है। अब इसमें जो M1 है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है इन द फॉर्म ऑफ मनी, बिकॉज ये हमेशा अवेलेबल रहता है इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली, और इसको नैरो मनी भी बोला जाता है, और M3 मनी को ब्रॉड मनी बोला जाता है। क्लियर? तो ये फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। अब बारी आती है क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। आरबीआई जो क्रेडिट कंट्रोल कैसे करती है, पैसा कंट्रोल कैसे करती है देश के अंदर। क्लियर? तो सबसे पहला आता है, इसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, जनरल और क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, और दूसरा है सिलेक्टिव और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। जनरल के अंदर आएगा डायरेक्ट मेजर्स एंड इनडायरेक्ट मेजर्स। डायरेक्ट मेजर्स के अंदर आएगा CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, और SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इनडायरेक्ट मेजर्स के अंदर LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, और अंत में बैंक रेट। अगेन LAF के अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आएगा, जिसका फुल फॉर्म है रीपर्चेसिंग पावर। क्रेडिट कंट्रोल से आरबीआई क्या करता है कि जो भी पैसा मार्केट के अंदर कम ज़्यादा करना है, इन्फ्लेशन के आधार पर ये सब डिसाइड होता है, और जो टूल्स का यूज़ किया जाता है ये सारे टूल्स है CRR, SLR वगैरह वगैरह। तो इन सब की डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, बिकॉज ये सारे टर्म्स आप आए गए दिन न्यूज़पेपर के अंदर देखते रहते हैं। तो ये समझने के बाद आपके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। क्रेडिट कंट्रोल जो पॉलिसी है या मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई की, वो समझने में आपको और भी आसानी होगी और आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है? तो ये हम लोग आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हमने बैंकिंग सिस्टम और उसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ इंडिया के अंदर, और उनका छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन देख लिया है। इन सब के अलावा अगर आपको कोई डाउट है या सजेशन है तो कमेंट में बताइए, या तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।